हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम जानेंगे संसाधन एवं विकास के बारे में। पाठ 1 संसाधन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है, डेट डालनी है 9 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में आप जानेंगे नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। पहले आप जानेंगे नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं और फिर आप जानेंगे कि किस प्रकार से हम उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पहले जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जो हमने पिछली वर्कशीट में जाना था कि जो संसाधन होते हैं उनका संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते, और बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इनको हम क्रमशः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। अब बच्चों देखिए, ऐसे संसाधन जिनका कि कितना भी प्रयोग करो और कम नहीं पड़ते, तो वो कौन से होते हैं बच्चों? वो होते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। और बहुत से ऐसे संसाधन हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं और जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, वो कौन से होते हैं बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। ठीक है। तो आओ अब हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों पर चर्चा करें। अब हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं बच्चों? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वायु, वन का लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। तो बच्चों, नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जो कि बहुत जल्दी शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, दोबारा से बन जाते हैं या अपनी पूर्व अवस्था में पहुंच जाते हैं। मतलब जितनी भी खपत हुई है वो पहले के बराबर ही उतनी पूर्ति होती चली जाती है। तो वो कौन से संसाधन हैं? वो है नवीकरणीय संसाधन। अब उनमें भी कुछ संसाधन ऐसे हैं कि अगर हम उनका लापरवाही से प्रयोग करें तो हो सकता है उनके भंडार पर प्रभाव पड़े। जैसे कि जल। बच्चों, आप सभी को पता है कि जो पेयजल है उसकी एक सीमित मात्रा है ना। तो आपको इन सभी को बहुत ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। जैसे जल है, मृदा है, वायु है और वन है, इन सभी का अगर हमने लापरवाही से प्रयोग किया तो इनके भंडार को प्रभाव पड़ सकता है। जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है बच्चों, जल स्रोतों का सूखना और जल की कमी होना ये विश्व में, ऐसा नहीं है कि भारत देश में, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। आओ पता लगाएं और सूची बनाएं। अब बच्चों, इसमें देखिए, आपको पता लगाना है और सूची बनानी है। तो किस तरह से? देखिए, पहला पॉइंट यहाँ दिया है, अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये है पहला पॉइंट। इसका आपको आंसर यहाँ लिखना है। मैं अभी आपको लिखित रूप में दोनों प्रश्नों के उत्तर दिखाती हूँ। पहले मैं दूसरा भी पढ़ती हूँ। अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए, पहला प्रश्न था अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाएगा तो इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले प्रश्न का आंसर है बच्चों, देखिए, अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाएगा तो मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो क्या हम जीवित रह सकते हैं अगर पीने योग्य पानी समाप्त हो जाए तो? लेकिन यहाँ पे है पीने योग्य जल कम हो जाए। ठीक है, रहे तो लेकिन कम रहे तो क्या होगा? हमारा मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसके बाद दूसरा प्रश्न था यहाँ पर, अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएं तो क्या होगा। बच्चों, जंगलों से तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना। तो देखिए, लकड़ी से बनने वाला पूरा ज़रूरत का सामान नहीं मिल पाएगा। अगर जंगल समाप्त हो गए तो क्या होगा? लकड़ी से मिलने वाला पूरा ज़रूरत का सामान हमें नहीं मिल पाएगा। और इसके अलावा क्या होगा बच्चों? जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं उन सबको भी अपने संरक्षण के लिए, अपने घर के लिए, उन्हें भी बहुत अधिक दुविधा हो जाएगी। अब इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे, प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। हर व्यक्ति अपना संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है।
कुछ उपाय दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से सोच कर लिखें आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे संसाधनों के संरक्षण में योगदान, अब कौन कौन से संसाधन, जैसे जल संसाधन, भूमि या मृदा संसाधन, वायु संसाधन, वनों का संरक्षण, इन सभी के संरक्षण में आपकी वर्कशीट में ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और कुछ आपको लिखने हैं, ठीक है, जो इसमें है और जो नहीं है वो मैं आपको अभी लिखित रूप में दिखाऊंगी। तो देखिए, पहला पॉइंट है जल का संरक्षण, इससे संबंधित पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने के काम में न लेना। हम जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं बच्चों, जो पेयजल होता है उसे हम गाड़ी ना धोएं, है ना, उसे हम सड़क ना धोएं, तो इस तरह से हमने पेयजल का संरक्षण किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है दैनिक कामों जैसे नहाने, कपड़े धोने के समय पानी बेकार नहीं करना, ठीक है, दैनिक कार्यों के समय हमें पानी को बेकार नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर जो जल का संरक्षण है 2 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, आपको 3rd, 4th और 5th पॉइंट लिखना है। तो बच्चों जल के संरक्षण के मैं आपको 3 पॉइंट दिखाती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। सभी व्यक्तियों में जल संरक्षण हेतु जागरूकता लाना, ठीक है, जागरूकता लानी, ठीक है। और दूसरा है सावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करना, मतलब स्नान के लिए, नहाने के लिए आपको क्या करना है, सावर का प्रयोग नहीं करना है बल्कि बाल्टी का प्रयोग, बाल्टी और मग से नहाएंगे तो पानी व्यर्थ नहीं होगा। और तीसरा है सेविंग करते समय या ब्रश करते समय नल बंद रखना। जब बहुत से लोगों की आदत है ब्रश कर रहे हैं फिर भी नल का पानी वेस्ट हो रहा है, नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा बच्चों, हम जल संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पहले पॉइंट में आप 3 पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा है, देखिए, भूमि या मृदा का संरक्षण। भूमि या मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, भूमि या मृदा का संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं, तो इससे फर्स्ट पॉइंट है उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए प्रयोग करना। जो उपजाऊ भूमि है उसे किस लिए प्रयोग करना, कृषि कार्य के लिए प्रयोग करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बंजर या कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग मकान बनाने या उद्योग स्थापित करने में करना। और बच्चों अगर आपने जो बंजर भूमि है वहाँ पे कृषि करने की सोची तो क्या होगा, क्या कृषि सफल होगी, नहीं होगी, है ना। तो क्या करना चाहिए, जहाँ बंजर भूमि है या जो कम उपजाऊ भूमि है वहाँ पर क्या करना चाहिए, मकान बना लेने चाहिए या फिर उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या किया, भूमि या मृदा का संरक्षण किया। तीसरा है प्लास्टिक का उपयोग ना करना। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक क्या होती है बच्चों, भूमि में बहुत लंबे लाखों वर्षों में प्लास्टिक गल पाती है, तो इसलिए क्या होता है प्लास्टिक का उपयोग, प्लास्टिक जो होती है वो मिट्टी को प्रदूषित करती है ना, तो प्लास्टिक गलती नहीं है, तो हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, भूमि या मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। अब इसमें 4th और 5th पॉइंट आपको खुद से लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण कैसे कर सकते हैं बच्चों, हम मिट्टी संरक्षण के लिए फसलों को हेर फेर करके बोना चाहिए। मतलब एक बार एक फसल बो दी तो दोबारा में वही फसल नहीं बोनी चाहिए, कोई दूसरी फसल बोनी चाहिए, तो इससे क्या होगा, मिट्टी संरक्षित रहती है। और दूसरा पॉइंट है बच्चों, उपजाऊ भूमि पर चारागाह नहीं करवाना चाहिए। जो उपजाऊ भूमि होती है जहाँ फसल उगती है वहाँ पर पशुओं को चारागाह के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा, इस तरह से अगर हम इन नियमों को अपनाएंगे तो क्या होगा, हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। यहाँ से आप दोनों पॉइंट लिख लेंगे मृदा संरक्षण के लिए। इसके बाद वायु संरक्षण। बच्चों हम वायु संरक्षण कैसे कर सकते हैं, देखिए प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को न जलाकर, ठीक है, हम ना तो प्लास्टिक जलाएं, ना पत्ते जलाएं, ना किसी दूसरे प्रकार के पदार्थों को जलाएं। बच्चों जलाने से क्या होता है, एक तो हमारे वायुमंडल में गर्मी हो जाती है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा वायुमंडल जो है प्रदूषित हो जाता है। तो अगर हम ये कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा वायु संरक्षण रहेगी। दूसरा पॉइंट है पौधे लगाना या पत्तियों को न तोड़ना। हमें पौधे लगाने चाहिए और पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम वायु का संरक्षण कर सकते हैं। अब इसमें 3rd, 4th और 5th पॉइंट आपको लिखना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ वायु के संरक्षण से संबंधित। देखिए वायु संरक्षण से संबंधित में उद्योगों को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित करना। जो उद्योग होते हैं उनको शहरी क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। बच्चों ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि उद्योगों से जो फैक्ट्रियों में से जो चिमनी होती हैं उनसे जो धुआं निकलता है वो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है और
तो उसे कहाँ स्थापित करना चाहिए? शहरी क्षेत्र से दूर, जहाँ पर आबादी ना हो, उस स्थान पर उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। दूसरा है वाहनों में धुआं नियंत्रण यंत्र लगवाना। ऐसे वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनसे कि बहुत अधिक धुआं निकले, तो क्या करना चाहिए? हमें धुआं नियंत्रण यंत्र लगवा लेना चाहिए। और तीसरा है कचरे को जलाना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार का कचरा हो उसे हमें जलाना नहीं चाहिए। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम वायु का संरक्षण कर सकते हैं। तो आप ये तीनों पॉइंट यहाँ से लिख लेंगे। इसके बाद बच्चों फोर्थ है इसमें वनों का संरक्षण। वनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? फर्स्ट पॉइंट है कागज को न फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी। बच्चों आप सभी को पता होगा कि जो कागज हैं वो वृक्षों से बनते हैं, है ना। तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी अगर हम कागजों को नहीं फाड़ेंगे, क्योंकि कागज पेड़ से बनते हैं। और दूसरा पॉइंट है किसी के जन्मदिन आदि के कार्यक्रम में पौधा उपहार में देकर। अगर किसी का जन्मदिवस है तो आप क्या देंगे? उसे पौधा उपहार में देंगे। तो इस तरह से आप वनों का संरक्षण कर सकते हैं। अब बच्चों 2 पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, 3 आपको खुद से लिखने हैं। तो मैं आपको तीनों पॉइंट दिखाती हूँ वनों के संरक्षण से संबंधित। देखिए वनों का संरक्षण, तो देखिए कागजों को व्यर्थ ना करके, हमें कागजों को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। दूसरा है लकड़ी से बनी वस्तुओं का कम मात्रा में उपयोग करके। और तीसरा है पेड़ पौधों को न काट कर, यहाँ पे बताया है न काट कर, जो लगे हैं पेड़ पौधे अगर हम उनको भी नहीं काटेंगे तो इस प्रकार भी हम वन संरक्षण में अपनी योगदान दे सकते हैं। अब बच्चों जो वर्कशीट है, मुझे उम्मीद है कि आपको जल संरक्षण, वायु संरक्षण, भूमि संरक्षण और वन संरक्षण के सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो बच्चों आपकी वर्कशीट में बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, यहाँ से आप लिखेंगे नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः अवस्था में हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यह आपके पहले प्रश्न का आंसर हुआ। ठीक है, आप यहाँ से लिख देंगे पहले प्रश्न का आंसर। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है? पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है? तो बच्चों देखो, आप दूसरे प्रश्न का आंसर में आप ये लिखेंगे, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने के काम में न लाकर। और दूसरा है दैनिक कामों में नहाने, कपड़े धोने के समय पानी बेकार नहीं कर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, पानी का दुरुपयोग रोक सकते हैं। ये हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर हुआ। आप यहाँ से ये वाले दोनों पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, जो इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं यही आप लिख देंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है जंगल के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव हैं? तो बच्चों देखो, हमने अभी यहाँ पढ़ा था जंगल के संरक्षण के लिए, जंगल मतलब वनों का संरक्षण। तो आप ये वाले दोनों पॉइंट इसमें लिख देंगे। आप ये भी लिख सकते हैं या जो मैंने पॉइंट लिखे आप वो भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार जल के संरक्षण में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं या जो मैंने 3 पॉइंट लिखे थे वो भी लिख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो जंगल के संरक्षण के लिए आप ये वाले दोनों पॉइंट, ये हो गया आपका आंसर नंबर 3 और ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, आप ये वर्कशीट से ही तीनों प्रश्नों के आंसर लिख देंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? तो आइए इसका प्रश्न का आंसर देखते हैं। देखिए, ये है आपके 4th क्वेश्चन का आंसर। संसाधनों को भविष्य के लिए संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि संसाधनों को संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों आपको हमारे चैनल पर जनरल वर्कशीट और सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट मिल जाएंगी। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।